हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, डेली करंट अफेयर्स में हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी साथ ही साथ कराते हैं। इस क्लास की खासियत ही यही है, ये केवल करंट तक सीमित नहीं है, ये आपके एग्जाम में आने वाली मैक्सिमम स्टैटिक जीके को कवर कराती है। तो मेरे साथ आ जाइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी प्रीलिम, रेलवे, साथ ही साथ अदर जो एग्जाम होते हैं उनको कवर कराते हैं। आज मैं जो आपको कराने वाला हूं वो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो ये जो 23 लिख रहा है, ये 23 नहीं है बेटा, ये 24 की है। कब की है? ये 24, ये 24 अप्रैल की है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप विश्वास करिएगा, पिछले 2-3 साल में लगातार 2-4 बार किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। पहला कह रहा है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 24 अप्रैल। कब होगा? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा भारत में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके स्टैटिक जीके में संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह व्यवस्था क्या की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसीलिए 24 अप्रैल को। कह रहा पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया था? घोषित किया गया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था ये स्थानीय शासन के अंतर्गत आती है। कौन से शासन? तो स्थानीय शासन के अंतर्गत आती है, लोकल गवर्नेंस, ठीक है ना। और पंचायती राज व्यवस्था ही सत्ता का विकेंद्रीकरण को दर्शाती है। किसको? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाती है। ये एक मजबूत लोकतंत्र की व्यवस्था को क्या करती है? दर्शाती है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, एक सेकंड बस, ठीक है भाई। तो आ जाइए, चलिए देखते हैं। तो अगला कह रहा है वो, तो इसी में देख लो आप लोग। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, देखो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहां लागू है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है भारत में, ठीक है ना। आप लोग बताओगे, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एक तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और एक बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग ये बताओगे ये किस वर्ष आई और ये किस वर्ष आई, और इसने कौन से स्तर की, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की या द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की, या इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की या त्रिस्तरीय। ये दोनों ही समितियां पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ ये किस वर्ष बनी थी? देखो, गांव में ग्राम पंचायत बनती है, खंड पर पंचायत समिति बनती है और जिला पर जिला परिषद बनती है। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था भारत में लागू है। किसने इस व्यवस्था की सिफारिश की थी? आप लोग बताओगे। और आपको यह भी बताना है भारत में सबसे पहले पंचायत कहां बनाई गई थी, ठीक है ना। और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, वो राजस्थान में बनाई गई थी, राजस्थान में, ठीक है ना। और आप लोग बताओगे कि ये पंचायती राज से संबंधित जो पहली बार चुनाव हुए थे वो कहां पे हुए थे, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू के समय पे हुए थे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब चलें आगे भाई, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस निरीक्षक संयुक्त गोताखोरी अभ्यास डिवेक्स 2026, ये याद रख लेना। ये आपको दिख रहा है आईएनएस निरीक्षक, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा किस देश में पहुंचा है? मालदीव में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में या जापान में। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कहां पे पहुंचा है? श्रीलंका में पहुंचा है। आगे चलते हैं।
कह रहा निरीक्षक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है। भारत श्रीलंका के बीच चौथे संयुक्त गोताखोरी अभ्यास में डिवेक्स 2026 में क्या किया, इसने भाग लिया। यहाँ पर देख रहे होंगे ये इंडिया है, ठीक है, ये कोचीन से गया है, केरल से, और कहां पहुंचा है, श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। आप लोग ये बताओगे कि भाई श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, ठीक है, और वो कौन सा बंदरगाह है जिसे चीन ने 99 साल की लीज पर ले रखा है, और कौन सा एयरपोर्ट है जो भारत ने ले रखा है, ध्यान रखना, हम्बनटोटा। कौन सा, हम्बनटोटा है ना, ये भारत ने ले रखा है, तो चीन ने कौन सा ले रखा है, आप लोग ये बताओगे, ठीक है ना। और यहां श्रीलंका में तमिल लोग काफी रहते हैं, ध्यान रखना, तमिल लोग काफी रहते हैं। और यही ध्यान रखना, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में यहाँ राम सेतु क्या है, राम सेतु पुरम क्या है, पुल है, ध्यान रखना। और यहीं पे मन्नार की खाड़ी है, कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है बेटा, इसे भी क्या कर लेना, तैयार कर लेना। कह रहा भारत ने आरोग्य पहल के तहत श्रीलंका को 2 भीष्म क्यूब भी भेंट किए, 2 भीष्म क्यूब भी क्या किए, भेंट किए हैं। और यह क्षेत्र में कह रहा है ये महासागर विजन को क्या देंगे, बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, तो पूछ लेगा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट किसकी है, आप सीधा सीधा बोलना भाई विश्व बैंक की है, ठीक है ना। कह रहा 26-27 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है, कह रहा 6.1, 6.3, 6.6 या 7%। तो अनुमानित जो विकास दर वर्ल्ड बैंक ने रखी है अकॉर्डिंग टू इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, तो वो 6.6 है, ध्यान रखना। कह रहा मध्य पूर्व में संघर्ष और सप्लाई चेन की बाधा के बावजूद विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से क्या है, एक है। भारत की कितनी, ये दक्षिण एशिया की कितनी है, 6.3, मतलब इसका मतलब भारत की अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है, नहीं अनुमान लगाया है। कह रहा हाल ही में भारत ने सामरिक बल कमान के तहत किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। कह रहा कम दूरी वाली, मध्यम दूरी वाली, अंतर महाद्वीपीय या पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा कम दूरी वाली, सॉरी मध्यम दूरी वाली। कौन सा हो जाएगा, तो आपको आंसर लगाना है इसका मध्यम दूरी वाली, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा 23 अप्रैल को सामरिक बल कमान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है जो नई तकनीकी पर क्या है, आधारित है। ध्यान रखना, आप देख रहे होंगे SRBM शॉर्ट रेंज की है और जबकि MRBM क्या है, मीडियम रेंज की है, ठीक है। और ये क्या है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, इसीलिए ICBM भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। और कह रहा सामरिक बल भारत के परमाणु हथियारों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। जरा SFC, कौन, SFC स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की बात कर रहा है। कह रहा भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन 2026-30 क्या किया है, पेश किया है। इसमें AI और सेमीकंडक्टर के लिए डिजिटल ब्रिज, किसकी बात की गई है, डिजिटल ब्रिज पहल शामिल की गई है। कह रहा फ्रांस, जापान, अमेरिका या दक्षिण कोरिया, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। आप बताओगे दक्षिण कोरिया की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, जापान की राजधानी भी बताओगे, अमेरिका की राजधानी भी बताओगे, साथ ही साथ मुझे ये बताओगे कि अमेरिका पर है ना 1945 में जो, सॉरी अमेरिका ने 1945 में जो जापान पर परमाणु बम गिराए थे, तो ये आप बताओगे मुझे कि भैया हिरोशिमा पर कब गिराया था, किस दिन गिराया था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर, ये दोनों शहर किसके हैं, जापान के हैं, नागासाकी पर किस दिन गिराया था। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा के दौरान यह विजन पेश किया गया। दोनों देशों के बीच AI है ना ऑल थीम पर डिजिटल ब्रिज बनाया गया। आप देख रहे होंगे यहाँ ISA शामिल है, AI शामिल है और सेमीकंडक्टर, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या की गई है, बात की गई है। इसी समझौते के तहत दक्षिण कोरिया आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। साथ ही भारत का NPCIL कोरिया के
KFTC से क्या हो गया है, जुड़ गया है। ये तो अपने आप में जब साझेदारी के माध्यम से एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में क्या करता है, सहभागीदारी करता है, तो विकास दर अपने आप ही क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। कह रहा है 1 सितंबर 2026 से एप्पल इंक, कौन सा बेटा, एप्पल इंक के नए सीईओ के रूप में टिम कुक, कौन, टिम कुक की जगह कौन लेगा एप्पल के सीईओ। कह रहा है जॉन टर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद केसी, कैबेल विल्सन या पुनीत गुप्त। तो आप ध्यान रखना, जॉन टर्सल को 1 सितंबर 2026 से एप्पल इंक के नए सीईओ के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया, और ये टिम कुक की क्या लेंगे, जगह लेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला जो प्लान है कंपनी का वो एआई इनोवेशन पर आधारित है, ध्यान रखना। और कह रहा अरविंद केसी की बात करें तो ये ओपन एआई के चीफ पीपल ऑफिसर हैं। कैबेल विल्सन की बात करूं तो ये एयर इंडिया के सीईओ हैं। पुनीत गुप्त की बात करूं मैं तो ये डीएनपीए के क्या है, चेयरपर्सन है। तो ये फैक्ट भी आप क्या रखोगे, साथ ही साथ याद रखोगे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आगे बात करूं तो कह रहा 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सहमेजबानी भारत के साथ कौन देश करेगा, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या इंग्लैंड। तो ध्यान रखना, और कौन करेगा, श्रीलंका साथ मिलकर के करेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका के संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें श्रीलंका और भारत मिलकर के क्या करेंगे। कह रहा फरवरी 2026 में ये हो गया है। T20 वर्ल्ड कप की कमान इंडिया और श्रीलंका ने संभाली थी। फरवरी 2026 में विंटर ओलंपिक की कमान इटली ने संभाली थी। और जुलाई 2026 में कॉमनवेल्थ है ना की कमान किसने संभाली थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की कमान जो है वो स्कॉटलैंड ने संभाली थी। ये ब्रिटेन के पास ही पड़ता है स्कॉटलैंड। क्या 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली में होंगे और 26 राष्ट्रमंडल खेल जो है वो स्कॉटलैंड में होंगे। तो ये बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार किस स्थिति में वाणिज्यिक बैंक कोई लाभांश नहीं दे सकेंगे। यदि सीईटी 1% एक अनुमानित 8% या उससे कम हो, कह रहा है यदि एनपीए 3% से कम हो या रेपो रेट को बढ़ाया गया हो, या यदि सेट जो है वो 1:20% से अधिक हो, तो इसमें 8% या उससे कम की बात की गई है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। कह रहा आरबीआई ने बैंकों के डिविडेंड भुगतान को उनके कॉमर्शियल इक्विटी टायर सीईटी अनुपात से जोड़ दिया है। सबसे कम ब्रैकेट है वो 8% या उससे कम वाले बैंक डिविडेंड नहीं देंगे। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए व्यवस्था रखी गई है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना, है ना। सीईटी टायर 1 20% मैक्सिमम है और मिनिमम कितनी है 8% है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मैक्सिमम एवरेज आप ध्यान रखोगे तो 75% ऑफ पेट। किसी भी ब्रैकेट में होने के बावजूद कोई भी बैंक अपने शुद्ध लाभ पैट का 75% से अधिक डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकता है, चाहे वो कितने भी लाभ में क्यों ना हो। ये बात आरबीआई ने रखी है बैंकों के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सेका झील पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य या समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सेका झील पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहां पे बेटा, तो ये अलीगढ़ में है। कहां है, अलीगढ़ हमारे आसपास, ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। और स्टेट यूपी के डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है ये, ठीक है। इसके साथ ही बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बताई दी थी कल कि आप यहाँ पड़ेगा अलीगढ़, लगभग मथुरा से नीचे 99वीं साइट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 साइट है, ध्यान रखना अब तक, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ था। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा है। आप ये बताओगे तमिलनाडु में इस समय कितनी रामसर साइट है, ये आप लोग बताओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन कितनी है ये आप लोग बताओगे, ठीक है। हाल ही में किस सरकारी सामाजिक सुरक्षा ने 9 करोड़ से अधिक नामांकन एनरोलमेंट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। कितने का, 9 करोड़ प्लस। कह रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या पीएम सम्मान निधि योजना। तो अटल पेंशन योजना इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है असंगठित क्षेत्र, ये असंगठित क्षेत्र क्या होती है,
ऐसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिनका मतलब जो जिसमें ज्यादा नियमित रूप से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ढकेल वाले, बरूले वाले, चांट वाले, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अटल पेंशन योजना 21 अप्रैल 2026 को 9 करोड़ सब्सक्राइबर का क्या करेगी, ऐतिहासिक माइलस्टोन पार करेगी। इसमें क्या है, कह रहा है ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये इसमें स्टार्टिंग है 2015 में हुई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल इसमें हो सकता है। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक मासिक क्या मिलेगी, पेंशन इसमें मिलेगी। कब, जब आप 60 वर्ष से अधिक के हो जाओगे। तो ये याद रखना, 18 से 40, 1000 से 5000 तक, और किस उम्र के बाद, 60 वर्ष की उम्र के बाद। बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहां से निकाल लिए जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। कायरा में, कायरा का मिस्र की राजधानी में आयोजित ISSF जूनियर विंग विश्व की 2026 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? कौन सा स्वर्ण पदक? सौरभ चौधरी, शिवा नरवाल ने, रुद्राक्ष पाटिल या चिराग शर्मा? तो ये किसने जीता है? शिवा नरवाल ने ये जीता है। आप लोग ध्यान रखना, किसने? शिवा नरवाल ने इसे जीता है, ठीक है ना। करार पहले ही दिन 241.8 के शानदार स्कोर के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। अब अगला कह रहा है, इसी टूर्नामेंट में भारत की पनाह बोगरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 250 स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। तो 2 पदक मिले हैं भारत को, ये दोनों ही एक मूवमेंट का क्या है, फल है, ये ध्यान रखना आप लोग। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस भारतीय कंपनी ने 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफलतम परीक्षण किया है? DRDO ने, इसरो ने, या क्यून लैब्स ने, या इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्यूनू लैब्स, ठीक है ना। ये बेंगलुरु की क्या है, डीप टेक कंपनी है, बेंगलुरु की अपनी यहाँ की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर से अधिक का क्वांटम संचार नेटवर्क क्या कर रही है, ये स्थापित कर रही है, ध्यान रख लेना। कह रहा है यह रक्षा क्षेत्र में सेना के डेटा को पूरी तरह हैकिंग प्रूफ बनाएगी, है ना। हालांकि हमारे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत ये टारगेट जो है वो 2000 किलोमीटर का रखा गया। आप बताओगे किस वर्ष तक, ये आंसर आप बताओगे किस वर्ष तक हमने ये 2000 रखा है। इसमें अगला कह रहा है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करती है और ये पारंपरिक एनक्रिप्शन से कहीं अधिक सुरक्षित है और इसे भेदना क्या है, असंभव है। तो जो हैक हो जाते हैं सिस्टम, उनके लिए ये बहुत ही क्या है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे कह रहा है 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार, 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत के पर्यावरण मंत्रालय को, पूर्णतः महिला के एक समूह को, एक राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अमेजन के आदिवासी समुदाय को। तो ध्यान रखना ये पूर्णतः महिलाओं के एक समूह को 37 साल बाद दिया। ये ध्यान रखना कितनी साल बाद, तो ये 37 साल बाद दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पूछ लेगा गोल्डमैन पर्यावरण किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। कह रहा है इतिहास में पहली बार यह पूरी तरह से महिलाओं के समूह को दिया गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कह रहा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और यह हर साल दिया जाता है, ध्यान रखना। और दुनिया के 6 महाद्वीपों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नायकों को दिया जाता है। जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं ना पर्यावरण के क्षेत्र में, एक प्रकार से इसे ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? BM फिल्म्स, वंदे भारत फिल्म, नेशनल ग्लोरी 150 या आजादी फिल्म्स? तो ध्यान रखना ये फिल्म जो है जिसका नाम है BM फिल्म्स, ठीक है। इसका नाम याद रखना आप लोग, संस्कृति मंत्रालय ने की है, ये मंत्रालय आपको याद रखना है। 150 साल पूरे होने पे की है, ठीक है। फिल्म मेकिंग कंपटीशन शुरू किया ताकि युवाओं में देशभक्ति की क्या लगे, भावना जागनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है इसमें वंदे भारत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में लिखा था। ये उनके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। आनंद मठ कहाँ है? 1882 में शामिल किया था। कह रहा है इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन से? 1896 के किस अधिवेशन में?
कलकत्ता। आपको ये ध्यान बताना है कि 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1896 के सम्मेलन की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में स्टारेथेरा ओरिगलोसा, है ना, नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है। भारत के किस राज्य में यह खोज की गई है? केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? पहले तो चारों की राजधानी आप लोग लिखोगे। चारों की राजधानी कहां पे लिखनी है आपको भैया? तो ये कमेंट में लिखनी है, सबको लिखनी है चारों की राजधानी, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। और आप मुझे ये बताओगे यहीं पे, ये आपके लिए एक मैप से संबंधित क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो आप मुझे ये बताओगे कि नेपाल, ठीक है, एक क्वेश्चन ये, और एक भूटान, भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं? नेपाल कितने राज्यों से करता है और कौन कौन से करता है ये बताओगे। 5, चलो मैंने ही बता दी। भूटान कितने से करता है? 4 से, और कौन कौन से करता है ये आप बताओगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्या बन जाएगा? एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो याद करना आवश्यक है। कह रहा भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में स्टारेथेरा ओरिगलेसो नामक एक बिल्कुल नए पेड़ की प्रजाति की खोज की, और भारत के पूर्वोत्तर की समृद्ध जैव विविधता को क्या करता है? ये दर्शाता है, क्योंकि नई नई प्रजातियां अगर किसी क्षेत्र में होती है तो वहां बायोडायवर्सिटी समृद्ध होने के क्या होते हैं? पूर्ण संकेत होते हैं, ठीक है ना। कह रहा नेक्स्ट, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी घाट दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में माने जाते हैं, जहां दुर्बल प्रजातियां कीट मतलब जानवरों की, जीवों की, पादपों की पाई जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वैश्विक स्तर पर पढ़ने और प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भैया हर साल 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां अप्रैल में लिख देना क्या? 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा साहित्य और लेखकों का सम्मान करने के लिए 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा, ये किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस को भी क्या करता है? सेलिब्रेट। अरे कह रहा हूं इंपोर्टेंट देखो, 23 अप्रैल की तारीख ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान लेखक विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और मृत्यु, देखो जन्म भी और मृत्यु भी देख रहे 23 अप्रैल को हुई है। क्या महान आदमी है। कह रहा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोग ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन है आपसे जो आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। उद्गम स्थल कहां से निकलती है, ठीक है, और कहां गिरती है। दूसरा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताओगे, कहां गिरती है और कहां से निकलती है। कृष्णा नदी का बताओगे, किसका? कृष्णा नदी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों नदी के उद्गम स्थल और कहां ये गिरती है, मोहना कहां, ये आप बताओगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं, बेल आइकन दबा लेना, साथ में जो मैं कमेंट देता हूं ये सभी आपको देनी है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।